My, I will first repeat my yesterday topic. Yesterday topic was about capital and revenue expenditure. I told you about expenditure means when you are acquiring any activity where you are acquiring goods, where you are acquiring non-current asset, or where you are acquiring any services from any person, then those activities are known as expenditure. आप कोई चीज हासिल करने जाएं, कोई सर्विसेज हासिल करने जाएं, तो उसके लिए ज़ाहिर है पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो ऐसी जो भी एक्टिविटी है वो एक्सपेंडिचर में फॉल करती हैं। फिर मैंने ये बताया था कि देर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, वन इज कैपिटल, वन इज रेवेन्यू। कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू मीन्स शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म से मुराद एक साल। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाए, उसका बेनिफिट जो है आपको 1 ईयर तक मिले, फिर रिपीट करना पड़े। और कोई भी ऐसा बेनिफिट जिसका, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका यानी एक दफा खर्चा किया लेकिन बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिले, 2 साल 3 साल साल से ज्यादा, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नॉर्मली हमारे पास अगर कोई नॉन करंट एसेट हम परचेज करते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है नॉर्मली नॉर्मली। और कोई भी ऐसा खर्चा जो कि रिपीटिंग नेचर का हो, जो कि बार बार हो, जो कि नॉन करंट एसेट के अलावा हो। लाइक आपने नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया तो उसकी सर्विस करना, उसकी ट्यूनिंग करना, उसकी फ्यूल कॉस्ट, आपने कोई सर्विसेज ले रहे हैं लोगों की और उसकी पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और मैंने कहा था ये प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। ये वो खर्चे होते हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। फिर एक मजीद बात कल मैंने की थी कि सम टाइम हमारे पास क्या होता है कि जब हम कोई नॉन कमर्शियल परचेज करने जाते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ उसकी परचेज प्राइस नहीं आती। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। तो उसका मतलब अगर आप कोई नॉन कमर्शियल परचेज करने जाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है, वो सारी की सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। तो टोटल कॉस्ट में क्या आता है? परचेज प्राइस आती है जितने का आपने उसको खरीदा। फॉर सपोज गाड़ी जापान की थी, 10 लाख रुपीज की थी, तो परचेज प्राइस आ जाएगी। प्लस वो गाड़ी जब पाकिस्तान आएगी तो आप शिपिंग चार्जेस पे करेंगे, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे करेंगे। पाकिस्तान आएगी तो गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये वो खर्चे अगर आप नहीं करेंगे तो गाड़ी आ नहीं सकती। सो एनी एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग नॉन करंट एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, कोई भी ऐसा खर्चा परचेज प्राइस के साथ साथ जो कि उसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आए। यानी आपको पाकिस्तान में वो गाड़ी चाहिए तो पाकिस्तान तक वो गाड़ी जब पहुंचेगी, जो जो खर्चा आएगा वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। फिर मजीद बताया था कि कोई भी ऐसा खर्चा जो उसकी इंस्टॉलेशन पे लगे, क्यों? क्योंकि वर्किंग कंडीशन मींस इस्तेमाल के लायक। एसी आप घर में ला के रख दें, इंस्टॉल नहीं करें, चल जाएगा? गाइस, एसी आप घर में लेकर आए और इंस्टॉल नहीं करें, मतलब दीवार पे उसको फिट करना पड़ता है, कोई फिटिंग विटिंग नहीं हो, कोई उसकी वायरिंग नहीं हो, चल जाएगा? नो सर, इंस्टॉलेशन तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, उसको इंस्टॉल करने में दिन लगते हैं, टाइम लगता है, पूरी प्रिपरेशन होती है, बड़ी बड़ी हेवी मशीनरी होती है। सो वो जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो हमारी नॉन करेंसी की कॉस्ट है उसमें इजाफा हो जाता है। हमने कितने का लिया था? 1,000 रुपए का। डिलीवरी चार्जेस 200 और 300 इंस्टॉलेशन कॉस्ट। टोटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 1,500 आ गया, ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो इनिशियली ये खर्चे हमारे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सब्सिक्वेंटली आप इंश्योरेंस करवाएंगे, सब्सिक्वेंटली आप मेंटेनेंस करवाएंगे, गाड़ी लिए तो उस पर फ्यूल का खर्चा करेंगे, गाड़ी लिए तो ट्यूनिंग करेंगे, गाड़ी लिए तो सर्विस करेंगे, खराब हो जाए तो रिपेयर करवाएंगे। ये सारे खर्चे सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये खर्चे जो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले, ये कोई मतलब यानी बिजनेस जो नॉन करेंशियल होता है उसकी वैल्यू को मेंटेन करते हैं। जस्ट मेंटेन करते हैं। मेंटेन मीन्स आपने 1 लाख चीज खरीदी है तो वो 1 लाख की रहेगी, ज्यादा कम नहीं होगी। कम अगर होगी थोड़ी कम होगी। और ये जो खर्चे हैं अगर आप करते हैं, मतलब बाद में भी जाके करते हैं, तो 1 लाख की अगर चीज है तो वो बढ़ जाएगी, 1,10,000 की हो जाएगी, 1,20,000 की हो जाएगी। मतलब समझ भी नहीं आया सर। मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी के अंदर जो क्या नाम है, ऑटो सिस्टम नहीं था। मैंने पावर मिररिंग कर दी, पावर स्टेयरिंग रख दिया, ऑटो सिस्टम कर दिया, काफी सारी चीजें उसके अंदर मैंने बदल दी। अब ये जो खर्चा है ना, ये मैं कैश करवा सकता हूँ आगे जाके। आगे जाके मैं गाड़ी सेल करूंगा तो मेरी गाड़ी महंगी जाएगी, जितने की मैंने खरीदी थी उससे भी महंगी जाएगी।
अब ये जो कॉस्ट है ना, ये जो कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हैं, गाड़ी की पावर स्टेयरिंग, गाड़ी का पावर मोड, ऑटो मोड, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन आपने ऑटोमेटिक गाड़ी ली, टेस्ला की ऑटोमेटिक गाड़ी ली, और एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया और आपने उसको रिपेयर करवाया, तो क्या होगा मुझे बताएं? गाड़ी की वैल्यू बढ़ जाएगी या मेंटेन रहेगी? मेंटेन। मेंटेन रहेगी। क्योंकि अगर आपने गाड़ी $50,000 की ली है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो वो तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा। और अगर किसी को इस्तेमाल करने के लायक देना है तो आपको सेट करना पड़ेगा, और जब आप सेट कर भी देंगे तब भी कोई बंदा नहीं लेगा $50,000 का। लोग यही बोलेंगे, नाउ इट्स नॉट रिलायबल, एक्सीडेंट हो चुका है, पता नहीं चले नहीं चले। तो मेंटेन ही रहेगी, जरा ज्यादा मेंटेन रहेगी, बढ़ तो नहीं सकती। ठीक है, चलो, अब आगे चलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक छोटा सा सवाल आपके सामने आ सकता है कि व्हाट हैपन इन केस ऑफ इनकरेक्ट ट्रीटमेंट। अगर हम इनकरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आ सकता है कि अगर हम एक इनकरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होगा। सर समझ में नहीं आया। देखिए, रेंट, आपने गाड़ी ली, गाड़ी के ऊपर फ्यूल कॉस्ट का खर्चा आया। आपने गाड़ी ली, उस पे रिपेयर का खर्चा आया। ये कहा जाना चाहिए वैसे? वेयर शुड इट बी रिकॉर्डेड? प्रॉफिट एंड लॉस में या एसएफपी में? जी बेटा। फ्यूल इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट का। ये हमारे पास जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाना चाहिए, ठीक है। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमारे दोनों एक्सपेंस है, रिकरिंग नेचर के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये दोनों, और ये एक्सपेंसेस में जाएगा। अच्छा जी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर हम इसको सही रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा मुझे बताएं? व्हाट वुड हैपन टू द प्रॉफिट? अगर हम फ्यूल कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, रिपेयर को रिकॉर्ड करते हैं, इग्नोर नहीं करते, तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। डिक्रीज। प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक, ऐसे ही है। अगर हम इसको प्रॉपर ट्रीट करेंगे, यानी सही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा। हमने क्या किया, हमने कहा ये मोटर एक्सपेंसेस हैं, तो हमने मोटर व्हीकल में लिख दिया, रादर देन मोटर एक्सपेंसेस हमने मोटर व्हीकल में लिख दिया। हमने जाके इसको नॉन करंट एसेट में लिख दिया। किस में लिख दिया? नॉन करंट एसेट। फॉर सपोज देयर वाज अ अकाउंट नेम मोटर व्हीकल, एक अकाउंट का नाम था मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल इज अ नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो हमने जो रिपेयर का खर्चा किया था और जो फ्यूल का खर्चा किया था, वो जाके हमने नॉन करंट एसेट में लिख दिया। तो सबसे पहले आते हैं इसकी तरफ, कि ऐसा करने से क्या हुआ। आपके नॉन करंट एसेट क्या हो जाएंगे मुझे बताएं? उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अगर आपने इसको जाके फॉर सपोज, ये थे 10,000 के, लिसन टू मी, ये थे 10,000 के, फ्यूल कॉस्ट एंड रिपेयर कुल मिला के 10,000 का खर्चा था, और नॉन करंट एसेट डेबिट हुआ था ऑलरेडी 1 लाख से। आपने ये 10,000 मजीद वहां डेबिट कर दिए, तो क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट आ रही है वहां पर, जो वैल्यू आ रही है टी अकाउंट में, बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? जी गाइस। फ्यूल कॉस्ट और इंक्रीज। रिपेयर को, जी 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 बेटा, जी जी, यू आर सेइंग समथिंग, जी बेटा। No, no, I was answering, will it increase? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बेटा, आई वाज टेलिंग दैट कि फ्यूल कॉस्ट जो है एक्सपेंस में लिखना चाहिए था, और रिपेयर का खर्चा एक्सपेंस में लिखना चाहिए था। हमने एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय जो हमारा नॉन करंट एसेट है, जो कि मोटर व्हीकल का अकाउंट है, उसको जाके डेबिट कर दिया। जाहिर है, एसेट डेबिट साइड डेबिट करने से बढ़ता है। जितनी भी एसेट्स होते हैं, व्हेन यू विल मेक देम डेबिट, तो ये इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस इनकरेक्ट ट्रीटमेंट से क्या होगा? इनकरेक्ट ट्रीटमेंट से क्या होगा? आपकी नॉन एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, रिकॉर्ड्स के अंदर, वैसे नहीं।
मतलब अगर आप पास नॉन करंट एसेट आ रहे थे 80,000 के, और आपने 10,000 मजीद उसमें जाके ऐड कर दिया गलती से, मिस्टेकनली, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000। तो आपके नॉन क्रशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नॉन क्रशर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। दूसरी बात, आपने उसको एक्सपेंस में नहीं लिखा, आपने उसको एक्सपेंस में नहीं लिखा, इग्नोर किया, तो प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? It will increase. देखिए, एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करता है ना। आपने एक्सपेंस एक्सपेंस माइनस होता है, वाइल वाइल डूइंग कैलकुलेशन एक्सपेंस माइनस होता है, प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। तो आपने एक्सपेंस लिखा ही नहीं, एक्सपेंस में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट को रिड्यूस ही नहीं किया आपने। तो वो किस क्या होगा? बढ़ के आ रहा होगा, इंक्रीज करके आ रहा होगा। मतलब जब हम करेक्शन करेंगे तो माइनस करेंगे ना उसको जाके। तो इस इनकरेक्ट ट्रीटमेंट का क्या नुकसान हुआ कि आपका प्रॉफिट भी क्या हो गया? बढ़ गया। दोनों पे सेम इम्पेक्ट पड़ता है। मतलब आप जब भी इनकरेक्ट ट्रीटमेंट करेंगे ना इसकी, कैपिटल की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो या तो नॉन करेंशियल प्रॉफिट बढ़ते हैं, या फिर नॉन करेंशियल प्रॉफिट कम होता है। दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है। सो अगर आपने एक एक्सपेंस को, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, तो ये होगा। इफ यू ट्रीट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को, मैंने एक मशीनरी परचेज की थी, मैंने एक मशीनरी परचेज की थी, मशीनरी को डेबिट करने के बजाय मशीनरी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा दिया आपने। और साथ में नॉन कैश में आपने क्या नाम है, उसको लिखा नहीं परचेज को, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रहेगी आप लोगों को कि इनके ट्रीटमेंट का क्या इम्पैक्ट है। मैं लिख देता हूँ, चले, मैं इसको लिख भी देता हूँ, आपको परेशानी हो रही होगी तो मैं लिख देता हूँ। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हैं तो क्या होगा सर? आपने अपने एक्सपेंस में जाके लिखा नहीं, एक्सपेंसेस को इग्नोर किया, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, आपने जाके उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखा है, नॉन करेंट के अकाउंट में लिखा है, तो नॉन करंट एसेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये दिन में याद रहे। और इसका जो वाइस वर्सा है, मतलब अगर आपने, ओके, तो अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ दिया है, तो इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा सर? इसका ये इम्पेक्ट पड़ेगा कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया, तो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, तो प्रॉफिट क्या होगा सर? रिड्यूस होगा। प्रॉफिट रिड्यूस होगा। और आपने उसको नॉन करेंट में नहीं लिखा, आपने इग्नोर किया, तो आपके नॉन करेंट भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? ये कल की क्लास जिन लोगों ने देखी होगी तो उनको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखी होगी तो कोई परेशानी नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लें, मुझे मैसेज बता दें, ताकि मैं आगे चलूँ। क्योंकि हमें आगे टॉपिक पढ़ना है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। जी। आई कांट हेयर यू गाइस, मुझे पता नहीं आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। आर यू देयर? सारे Go मौजूद for हैं? the next topic. ओके, गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके। So guys, next topic is capital and revenue receipt. Capital and revenue receipt. ठीक है। अच्छा जी, सर व्हाट इज रिसीट? पहले तो सवाल ये पैदा होगा, व्हाट डू यू बाय रिसीट? जैसे एक्सपेंडिचर था, रिसीट के क्या मतलब है? जी, आई नीड योर सजेशन, योर इनपुट।
जी बेटा, रिसीट का क्या मतलब है? एनीवन, हारिस, सिहान, महा, शिजा, सिमरा। रिसीट किसे कहते हैं? आपने सुना होगा रिसीट। Like the bill type. ओके। रिसीट वैसे बिल को बोलते हैं, मतलब आप कभी शॉप पे कोई चीज बाय करने जाते हैं ना, तो वो आपको एक बिल देता है। अगर आप कैश पे कोई चीज बाय करते हैं ना, कैश पे, तो वो उसी वक्त आपको बिल दे देता है। उस बिल को प्यार से हम बोलते हैं, जिसमें लिखा होता है आपने ये आइटम ली और इतने पैसे दे दिए, उसको बोलते हैं रिसीट। ठीक है। और हर जगह अलग अलग होता है, कोई बना रहा होता है, कोई हाथ से मैनुअली बनाता है, कोई कंप्यूटराइज दे देता है। ठीक है। सो अमूमन रिसीट का यहाँ मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं और उसमें पैसे आपके पास आए, पैसों का रिसीव होना, ये मुराद है। तो एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। यहाँ मुराद है इनफ्लो, कि आपके पास जब कैश आ रहा हो, जब माल आ रहा हो। तो माल दो तरीके से आता है। माल दो तरह की एक्टिविटी से आता है, एक आता है रेवेन्यू वाली एक्टिविटी से, एक आता है कैपिटल वाली एक्टिविटी से। सो व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट वो होते हैं जिसमें, रेवेन्यू रिसीट वो होते हैं अराइजेस ड्यू टू ट्रेडिंग। अगर आपके पास पैसा इनफ्लो हो रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, आपके पास बैंक बैलेंस आ रहा है, या आपको कोई भी एसेट मिल रहा है, तो उसके पीछे एक रीजन होता है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब ये कि जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, जो रूटीन एक्टिविटीज हैं, उनमें से जो पैसा आएगा वो कहलाएगा रेवेन्यू रिसीट। सर ये समझ में नहीं आया। शोरूम वाला क्या करता है? गाड़ियां बेचता है। उस गाड़ियों को प्यार से हम कहते हैं सेल्स। जो उसने गाड़ियां बेची हैं, सेल्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। शोरूम वाले के पास जगह बड़ी थी, उसने थोड़ी सी जगह किसी को किराए पे दे दी, अगेन इस पे पैसे मिलेंगे इसको। इसको हम बोलते हैं रेंट। शोरूम वाला क्या करता है? अपनी गाड़ियों के साथ साथ दूसरे लोगों की गाड़ियां भी सेल करता है। दूसरे जो लोग हैं वो बेचारे परेशान है, हमारी गाड़ियां नहीं सेल होती, तो ये उनकी गाड़ियां भी उनको सेल करने में हेल्प करता है। उस पर उनसे लेता है कमीशन। तो कमीशन रिसीव। तो ये जितनी भी इनकम है, जो ये आपकी सेल्स हो गई, ये रेंट रिसीव हो गई, ये कॉमन आपकी प्रैक्टिसेस हैं। ये कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं। मतलब आप बिजनेस ही इन चीजों के लिए कर रहे हैं। सेल्स हो गया, रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये नॉर्मल रूटीन ट्रांजैक्शन है। और रेवेन्यू रिसीट, जिस तरह मैंने बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आईएस में रिकॉर्ड होता है, ऐसे ही रेवेन्यू रिसीट भी आईएस में रिकॉर्ड होता है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है, और आजकल इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये उसमें रिकॉर्ड होता है। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव भी इसमें आएगा, इंटरेस्ट रिसीव भी इसमें आएगा। कोई भी इनकम हो जो कि आईएस में आती हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आती हो, वो इसमें आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कैपिटल रिसीट के ऊपर। कैपिटल रिसीट वो होता है कि जिसमें हमारे पास पैसा तो आ रहा हो, लेकिन नॉर्मल रूटीन से नहीं आ रहा हो, नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज। पैसा तो आ रहा है, लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? आपने लोन रिसीव किया, क्या किया? आपने किसी से लोन लिया था। आप लोग लोन रिकॉर्ड करते हैं आईएएस में, इनकम स्टेटमेंट में? आपने कभी लोन लिखा है आईएएस में? आई एम No. आस्किंग। नो नो। तो ये लोन हमने जो रिसीव किया, किसमें आएगा? कैपिटल रिसीव में। सर आपने जो है वो रिसीव किया, क्या बोलते हैं? कैपिटल। ऑनर ने मजीद पैसा लगाया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ऑनर ने मजीद पैसा लगाया, तो जो पैसा ऑनर ने आपको दिया बिजनेस में, मतलब उसकी सोर्स ऑनर था, तो ये भी कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट कभी भी आईएस में नहीं आती, एसएफपी में आती है। सर और क्या होता है? और होता है डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। सर ये तो ट्रेडिंग एक्टिविटी है? नो सर। देखिए, हम दो तरह की चीजें खरीदते हैं, एक आगे बेचने के लिए खरीदते हैं, उसको बोलते हैं गुड्स। और एक चीज हम बिजनेस में इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं, एसी लिया है, डिस्पेंसर लिया है, बिजनेस में इस्तेमाल के लिए है। लेकिन कभी कभार पैसों की जरूरत पड़े तो क्या करें? किसी से उधार नहीं ले सकते, तो क्या करें बेटा, मुझे बताएं।
कोई शॉर्टकट तरीका? किसी से उधार नहीं ले सकता, पैसों की जरूरत है। फालतू एसी मेरे पास पड़ा हुआ है, फालतू डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, क्या करूं? dispose it, sell टैक्स it. सेल। मैं उसको सेल कर दूं? जो भी मेरे पास नॉन करेंसी है फालतू पड़े, मैं उनको सेल कर दूं। कई लोग ऐसे होते हैं, घर में सोना रखा होता है, हालात खराब हो जाते हैं, सोना सेल कर देते हैं। ठीक है ना? घर में गाड़ी खड़ी है, बीमारी आ गई, गाड़ी सेल कर देते हैं। अब ये आपकी नॉर्मल रूटीन नहीं है, मजबूरी है आपकी, पैसों की जरूरत थी तो आपने ऐसा किया। तो ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है ना, ये उसमें नहीं आती, क्या बोलते हैं, आईएएस में नहीं आती। आपने लोन लिखा है, आपने कैपिटल लिखा है, आपने डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंसी लिखा है। तो डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंसी के जरिए जो भी हमारे पास पैसा आ रहा होता है वो हमारे लिए क्या है? कैपिटल रिसीट है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको आगे सिखाऊंगा। तो आ जाए, जरा सवाल करते हैं। आ जाए, कम टू दिस। आप मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे टेक्स्ट में बताइएगा, नॉट इन वॉइस नोट इफ पॉसिबल। कैश सेल्स, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, आर या सी लिखें बस टेक्स्ट में, इफ पॉसिबल फॉर यू पीपल। शाबाश शिजा बेटा, बाकी लोग भी बताएं। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। शाबाश सिमरा Could बेटा। you repeat the question? आई एम सेइंग, व्हाट व्हाट टाइप ऑफ रिसीट इज कैश सेल्स? कैशेस लिखा हुआ है ना, ये कैशेस किस में आएगा? रेवेन्यू रिसीट में या कैपिटल रिसीट में? शाबाश बेटा, मेजोरिटी बच्चों ने बोला है कि सर इट इज द, सॉरी, मेजोरिटी बच्चों ने बोला है सर ये कैपिटल रेवेन्यू रिसीट है। ठीक, शाबाश। अच्छा जी, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, शाबाश बेटा, ये कैपिटल रिसीट है। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है। शाबाश। ओके। कमीशन रिसीव्ड, ये भी रेवेन्यू रिसीट है। सेल ऑफ मोटर व्हीकल, जी बेटा, हम मोटर व्हीकल सेल कर रहे हैं। गाइस, मोटर व्हीकल, इसने गुड्स नहीं बोला। अगर ये बोलते ना मैंने गुड्स सेल किए हैं, तो वो कहलाता है रेवेन्यू रिसीट, सेल्स जिसको बोलते हैं। लेकिन सेल ऑफ मोटर व्हीकल, सेल ऑफ लॉरी, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये नहीं आएगा, क्योंकि इसने गुड्स का वर्ड यूज नहीं किया। गुड्स वो आइटम है जो हमें आगे सेल करना होता है। जो काम हम रोज करें वो फिर हमारी कभी कैपिटल रिसीट नहीं हो सकता। कैपिटल रिसीट वो काम होता है जो कभी कभार होता है, और रेवेन्यू रिसीट जो काम रोज हो रहा हो, हर साल हो रहा हो। ठीक है। तो ये है सेल ऑफ मोटर व्हीकल, ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास कैपिटल रिसीट है। ठीक है जी, आगे चले सर। इसका बताएं। सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट पहला जो है, सोल्ड ऑफिस कंप्यूटर। शाबाश सर, ये कैपिटल होगा। रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है। शाबाश बेटा। टुक आउट ऑफ 5 ईयर बैंक लोन, हमने बैंक लोन लिया। बैंक लोन लिया है बेटा, बैंक लोन 5 साल के लिए बैंक लोन लिया है। रोज एक्टिविटी नहीं हो रही, कभी कभार हो रही है जी बेटा। क्या कहते हैं, कैपिटल या रेवेन्यू?
सर ये हमारे पास कहलाएगा कैपिटल, क्योंकि हम कभी कभार लेते हैं बैंक लोन भाई, बार बार नहीं लेते बैंक लोन जो है। तो ये हमारे पास फॉलो करेगा कैपिटल में। जस्ट वेट गाइस। रिसीव कमीशन। रिसीव्ड कमीशन। शाबाश बेटा। रिसीव कमीशन, कमीशन हमारी हमारी रेवेन्यू रिसीट है। शाबाश। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डेफिनेशंस का। रेवेन्यू रिसीट्स किसे कहते हैं, कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, ये नोट डाउन कर लें और ग्रुप में भेज दें। कर लिया बेटा? आर यू डन विद इट? ठीक। Yes. Yeah. यस यस यस। इसका बताएं। थर्ड वन का। चार्ज कस्टमर्स फॉर हायर ऑफ मोटर व्हीकल। इसका मतलब समझ में आया क्या है? मतलब मैं मोटर व्हीकल रेंट पे देता हूँ तो मुझे उसके अगेंस्ट पैसे मिलते हैं, रेंट रिसीव करता हूँ। कभी कभार लोग होते हैं ना, मोटर व्हीकल में चाहिए, हमें फला जगह जाना है, हम दिन के पैसे दे देते हैं। तो ये इस तरीके से बात कर रहा है। Will it be capital? नो, इट विल बी रेवेन्यू, बिकॉज यू आर चार्जिंग फ्रॉम कस्टमर्स फॉर हायर ऑफ मोटर व्हीकल। एंड आपका मोटर व्हीकल का बिजनेस है, तो आप हो सकते हैं रेंट कार में चलाते हो। रेंट कार मीन्स आप रेंट पे देते हो, आगे रेंट रिसीव करते हो। जैसे एक शादी हाल है, तो शादी हाल वाला, वेडिंग हाल वाला क्या करता है, किराया रिसीव करता है। ऐसे ही वो कह सकता है कि आई चार्ज फॉर अकोमोडेशन फॉर वन डे सिंगल इवेंट। तो आप पैसे रिसीव कर रहे हो ना। मैं आप लोगों पे फीस चार्ज करता हूँ फॉर सर्विसेज गिवन। ये मेरी रेवेन्यू रिसीट होगा ना, क्योंकि मेरी नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर फॉल करते हैं ना, कभी कभार थोड़ी कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ ये काम। सो ये होगा रेवेन्यू रिसीट होगा, ठीक है। इसका बताएं। बैंक प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एन ओल्ड मोटर व्हीकल फॉर स्क्रैप। हमने मोटर व्हीकल बेची, बिल्कुल खत्म हो गई थी बस, 500 की थी तो 500 की सेल कर दी, और वो पैसे बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक प्रोसीड तंग करने के लिए बोला है। असल वर्ड है सेल ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल। सर ये कैपिटल रिसीट है। ये क्या है सर? ये हमारी कैपिटल रिसीट है। शाबाश बेटा। ये हमारी कैपिटल रिसीट, ठीक है। अच्छा जी। सवाल तो हो गए, क्या करूं। ये बताएं, रिसीव अ चेक ऑन सेल ऑफ मशीन। रिसीव अ चेक ऑन सेल ऑफ मशीन। शिजा ने लिखा है सी आर, सी आर मतलब। अच्छा सी, ओके आई गॉट इट, आई गॉट। ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रखिएगा बेटा।